सास का गोरी काली बहू के बच्चों में भेदभाव। ऋतिक बेटा, दीप्ति बहू को ऊपर वाले कमरे में ले जा। मैंने अब से वो कमरा तुम दोनों को दे दिया है। लेकिन माँ, वो कमरा तो अजय भैया का है ना। हाँ, लेकिन अब से वो कमरा तुम दोनों का है। मैंने अजय और ज्योति को पीछे वाला कमरा दे दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी काली बहू उतने सुंदर कमरे में रहे और उसकी रौनक खराब हो। दीप्ति उसी में रहेगी तो उस कमरे की शोभा बढ़ेगी। विमला के दोनों बेटे अजय और ऋत्विक की एक ही साथ शादी होती है। जहां ऋत्विक की पत्नी दूध की तरह गोरी होती है, वहीं अजय की पत्नी ज्योति कोयले की तरह काली होती है, जिस वजह से विमला ज्योति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ज्योति, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं माँ जी की बात का बुरा क्यों मानूंगी? मैं उन्हें अपनी माँ मानती हूँ। लेकिन तुम्हें इस छोटे से कमरे में रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम कैसी? ये है तो मेरा ही घर है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं छोटे कमरे में रहूं या बड़े कमरे में। ज्योति का रंग भले ही काला था, लेकिन ज्योति का दिल बहुत साफ था। जहां ज्योति अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती, सबका अच्छे से ख्याल रखती और घर का सारा काम करती, वहीं दीप्ति अपने गोरी रंग का थोप जमाते हुए एक काम को भी हाथ नहीं लगाती है। और विमला भी दीप्ति का ही साथ देती है। दीप्ति, आज जरा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो आज का खाना तुम बना लो। क्या? मैं खाना बनाऊं? मैं इतनी गर्मी में खाना नहीं बनाने वाली हूँ। अगर मैं इतनी गर्मी में खाना बनाऊंगी तो मुझे पसीना आएगा, जिससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं आपके जैसी हो जाऊं। दीप्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। तू क्या मेरी इतनी गोरी सुंदर बहू को अपनी तरह काला करना चाहती है क्या? ज्योति कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप से किचन में जाकर अपने आंसू भरी आंखों के साथ खाना बनाती है कि अचानक ज्योति को चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाती है। ज्योति, क्या हुआ तुम्हें? होश में आओ, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी ज्योति को? वो ठीक तो है ना? देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप पिता बनने वाले हैं। क्या? सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ। माँ, आपने सुना? आप दादी बनने वाली हैं और पापा आप दादा। हाँ बेटा, कंग्रेचुलेशन। हाँ हाँ, सुन लिया। ज्योति की प्रेगनेंसी की बात से अजय बहुत ज्यादा खुश होता है कि अचानक दीप्ति को उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर की चेक करने से पता चलता है कि दीप्ति भी प्रेग्नेंट है। हाय मेरी बहू, किसी की नजर न लगे। अब बस तू अपने पैर जमीन पर नहीं रखेगी। अब से तेरा पूरा ख्याल मैं रखूंगी। अपनी दोनों बहुओं के प्रेग्नेंट होने पर भी विमला ने उनमें भेदभाव करना नहीं छोड़ा था। विमला अपनी गोरी बहू को हर थोड़ी देर में जूस, फ्रूट्स दिया करती थी, और वहीं ज्योति को एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। प्रेगनेंसी में भी ज्योति घर का सारा काम किया करती थी। माँ जी बस करिए, अब और नहीं खाया जा रहा है। बस बहू, ये केसर वाला दूध पी ले। मैंने सुना है इसे पीने से बच्चा बिल्कुल गोरा पैदा होता है। माँ जी, मुझे भूख लग रही है, मुझे भी दूध दे दीजिए। मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ? और तुझे क्या दूध की जरूरत पड़ गई? किचन में रोटी सब्जी रखी है, वही खा ले। वैसे भी ये केसर का दूध बच्चा गोरा होने के लिए पिया जाता है, और तेरा बच्चा तो काला ही होगा। माँ जी, आप मुझे बोलती थी, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे को मत बोलिए। अब काली का बच्चा तो काला ही होगा ना। विमला की बात सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विमला हमेशा ही ज्योति को उसके काले रंग की वजह से ताने दिया करती थी, और ऐसे ही कुछ महीनों में ज्योति और दीप्ति माँ बन जाती हैं। और ऐसे ही काले गोरे के रंग के भेदभाव में 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन विमला अभी तक नहीं बदली थी। दीप्ति के बच्चे का रंग गोरा होने की वजह से विमला उसे बहुत प्यार करती थी, और ज्योति के बच्चे का रंग काला होने की वजह से वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हाय, कितनी सुंदर, कितनी गोरी पोती है मेरी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चॉकलेट, आइसक्रीम, पेस्ट्री लेकर आई हूँ। जल्दी से इसे खा लो। दादी दादी, मैं इसी रोहित भैया के साथ शेयर करके खाऊंगी। नहीं बेटा, उसके साथ नहीं, ये बस मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। अरे वाह, आज तो दादी बहुत सारी चीजें लेकर आई हैं। दादी दादी, आप मेरे लिए क्या लाई हो? मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। जाकर अपनी काली माँ से मांग। इतना कहकर विमला रोहित को भगा देती है। रोहित और खुशी दोनों बहन भाई में बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसीलिए खुशी अपनी दादी के जाने के बाद रोहित के साथ चीज शेयर करके खाती है। थैंक यू खुशी, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो। वेलकम रोहित भैया। रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की चीजों को खाने की?
माँ, मैंने रोहित भैया को दी थी। कितनी बार बोला है इस काले के साथ मत रहा कर, वरना तू भी काली हो जाएगी। इतना कहकर दीप्ति खुशी को लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीप्ति और उसकी सास हमेशा बाहर का खाना खाती रहती थीं। बाहर का खाना ज्यादा खाने की वजह से दीप्ति और विमला दोनों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके चलते दोनों को बहुत कमजोरी हो जाती है और दोनों बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती हैं। लेकिन ज्योति अपनी सास और देवरानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। माँ जी और दीप्ति, मैंने आप दोनों की दवाई यहाँ रख दी है, और ये लीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बनाकर लाई हूँ। इसे खाकर आपको आराम मिलेगा और कमजोरी भी दूर होगी। ज्योति और उसके बेटे के साथ इतना बुरा करने पर भी ज्योति और रोहित दोनों माँ बेटे विमला और दीप्ति का ख्याल रखते हैं, जिसे देखकर विमला और दीप्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो ज्योति से माफी मांगते हैं। ज्योति बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें और दीप्ति में गोरे और काले रंग का भेदभाव किया है, और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि अपने पोता पोती में भी मैंने भेदभाव किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरा और दीप्ति का इतने अच्छे से ख्याल रखा। हमें किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी। तुमने और रोहित ने हमारा दिन रात सेवा की। हमें माफ कर दो। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी कभी आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। अपने गोरे रंग के घमंड में चूर होकर कभी आपकी कदर नहीं की, और खुशी और रोहित में भी बहुत भेदभाव किया। उसके बावजूद भी आपने मेरा और माँ जी का इतना ख्याल रखा। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी और दीप्ति, आप दोनों मुझसे माफी मत मांगिए। माँ जी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ, और दीप्ति तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है। आप लोग मुझसे माफी मत मांगिए। जो हुआ उसे भूल जाइए। ज्योति अपनी सास और देवरानी को माफ कर देती है। अब विमला और दीप्ति ज्योति और उसके बेटे के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती हैं, और विमला अपनी दोनों बहू को अब एक समान रखती है और अपने दोनों पोता पोती को एक जैसा ही प्यार करती है। कलावती का मुंह फूला होता है और वो सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही होती है कि तभी गुस्से से वो अपनी तीनों बहुओं को आवाज लगाती है। कहाँ मर गई तीनों की तीनों? जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। कोई काम तो दिखाई देता नहीं है, जैसे कल्लो मैया कहीं की। अरे कहाँ मर गई? आती क्यों नहीं हो इधर? कलावती के चिल्लाने की आवाज सुनते ही उसकी तीनों काली बहू उसके सामने आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ माँ जी, आपने हमें याद किया? अरे सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम तीनों में से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कर क्या रही हो तुम तीनों? अभी तक हमें नाश्ता भी नहीं मिला। माँ जी, मैं रसोई में नाश्ता ही तो बना रही थी। माँ जी, मैं कपड़े धो रही थी। माँ जी, मैं तो घर की सफाई ही करके मंदिर में पूजा करने गई थी। मुझे सुबह से नाश्ता नहीं मिला है और तुम तीनों अपने ही कामों में लगी हुई हो। जाओ, सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाकर लेकर आओ। तभी वहाँ अर्जुन, रवि, रुपेश आते हैं। क्या हुआ माँ, आपका मुंह क्यों बना हुआ है? सुबह की चाय नहीं मिली क्या अभी तक आपको? एक तो काली, ऊपर से कामचोर, और इसी के साथ में एक नंबर की निकम्मी है तुम तीनों की बहू। अरे माँ, अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया उन तीनों ने? पता ही नहीं क्या सोचकर तुम्हारे पिताजी इन तीनों को इस घर की बहू बनाकर ले आए। अरे ये तीनों क्या मेरे घर की बहू बनने के लायक है? माँ, बेशक से वो रंग से सांवली हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। आप हमेशा उन्हें ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों सुनाती रहती हो? उन्हें कितना बुरा लगता होगा। अरे बुरा लगता हो तो लगे, इसमें मैं क्या करूं? मुझे कौन सा मेरे मनपसंद की बहू मिली है जो मैं अपनी जुबान पर ताला लगाकर बैठूं? ओहो माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब वो तीनों रसोई के अंदर ही सुन रही होती हैं। ये सुनते ही उन तीनों को बहुत बुरा महसूस होता है। माँ जी की सेवा पानी में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, उसके बाद भी माँ जी हमारे बारे में कैसा सोचती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि माँ जी को आखिर खुश कैसे करूं। जब से इस घर में आई हूँ तब से ही देख रही हूँ कि माँ जी को किसी भी चीज से खुशी मिलती ही नहीं। चलो अब हमें नाश्ता लगा देना चाहिए, नहीं तो फिर से हमारी सास का प्रकोप हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। तीनों की तीनों फौरन नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं, जिसके बाद कल्याणी के तीनों बेटे नाश्ता करके चले जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ दामोदर और उसके छोटे दोनों बेटे उठकर आते हैं। अरे आओ आओ मेरे प्यारे लाडलो, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अरे क्या बात है, आज तुम अपने बेटों पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? ये दोनों ही तो सुपुत्र हैं मेरे।
जो मेरा सपना पूरा करेंगे। आपने तो मेरे सभी अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन अब मैं इन दोनों के लिए अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी, और देखना पूरे मोहल्ले में ऐसी बहू किसी की नहीं होगी। कलावती, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, सुंदरता और अमीरी से परिवार नहीं चलता। परिवार को चलाने के लिए समझदार लोगों की जरूरत होती है। अगर तुम इन दोनों की शादी अमीर घराने की लड़कियों से करवा दोगी तो क्या पता कल को वो इनके साथ निभा भी ना पाए। तुम तो अपनी जुबान को ताला ही मार लो, जब देखो अशुभ ही बोलते हो। देखना मैं लड़कियां ढूंढ कर लेकर आऊंगी तो वो घर को संभालेंगी भी और दहेज में खूब सारा पैसा भी लेकर आएंगी। कुछ ही दिनों में कलावती अपने दोनों बेटों के लिए अमीर लड़कियां ढूंढकर उनकी शादी करवा देती है, जिसके चलते वो उन दोनों का बहुत धूमधाम से गृह प्रवेश करती है। हाय हाय, क्या बात है, तुम दोनों तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही हो। भगवान तुम्हें हमेशा इसी तरह सुंदर बनाकर रखे, तुम्हारी खूबसूरती पर कभी दाग न लगे और बुरी काली लोगों की नजर से बचा कर रखे। अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम दोनों अंदर आ जाएं, बहुत ज्यादा थक गई हैं। हाँ सासू मॉम, क्या हम अपने कमरों में जा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ। कलावती उन दोनों को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके चलते कलावती की दोनों अमीर बहू अपना कमरा देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये क्या, इतने घटिया कमरे में मैं सोऊंगी? इस कमरे में तो एसी तक नहीं है। लगता है हमारे माता पिता को आप लोगों की गरीबी के चलते सब कुछ पता था, तभी उन्होंने हमारे दहेज में हमें एसी भी भिजवाया है। एसी का नाम सुनते ही कलावती बहुत खुश होती है, जिसके चलते वो फौरन अपनी दोनों बहुओं के एसी दहेज के सामान से निकलवा कर उनके कमरों में लगवा देती है। मेरे होते हुए मेरी बहू, तुम्हें कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों आराम करो, बाकी के काम तो तुम्हारी जेठानी अभी देख लेंगी। कलावती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम अपनी बड़ी तीनों काली बहुओं से ही करवाती है। ओहो, देखो तो सही, तुम तीनों महारानियां यहाँ बैठी हुई आराम कर रही हो। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारी 2 देवरानी आई हैं, उनकी खातिरदारी क्या तुम्हारे माता पिता आकर करेंगे? जल्दी से उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा खाना बना लो, और एक काम करना, उनसे पूछ लेना उन्हें क्या खाना है। कलावती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। हम क्या उनकी नौकरानी हैं जो उनसे पूछने जाएंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आता, माँ जी हमें समझती क्या है? चलो छोड़ो, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए, नहीं तो पता है ना माँ जी बाद में हमारा क्या हाल करेंगी। तीनों अपनी देवरानियों की पसंद का खाना पूछकर उनके लिए खाना बनाती हैं, जिसके बाद भी उन तीनों की दोनों देवरानी और उनके खाने में नुस्ख निकालती हैं। छी छी छी, ये व्हाइट सॉस पास्ता कितना गंदा बनाया है, और इस सूप को टेस्ट तो बिल्कुल ही वाहियात लग रहा है। इससे अच्छा तो मैं किसी जोमेटो या स्विगी से ऑर्डर कर देती तो ही अच्छा रहता। ये सुनकर कलावती अपनी तीनों बहुओं को डांटना शुरू कर देती है। तुम तीनों को खाना भी बनाना नहीं आता? अरे कर दिया ना तुम तीनों ने मेरी दोनों प्यारी बहुओं को नाराज। अब जाओ यहाँ से, चली जाओ, मैं खुद ही इनके लिए खाना बना लूंगी। कलावती गुस्से में अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद वो खुद ही रसोई में जाकर अपनी गोरी बहुओं के लिए खाना बनाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। ये भेदभाव देखकर काव्या, अपूर्वा और आरती को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो कलावती की दोनों गोरी बहू उसकी सर पर तांडव करना शुरू कर देती हैं। अरे तुम दोनों ने ये क्या पहना है? अगर मोहल्ले में किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। जाओ इसे बदल कर आओ। ए बुढ़िया, ज्यादा मच मत कर, तू होती कौन है हमें रोकने वाली? आज तक हमारे माता पिता ने हमें नहीं टोका, तो क्या हम तेरी सुनेंगे? ऐसा कहकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। इस बात का कलावती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। हे भगवान, मेरी तो तीनों काली बहू ही सबसे अच्छी हैं। कम से कम उन्होंने आज तक मुझे उल्टा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अब मुझे उन दोनों की अक्ल को ठिकाने लगाना ही होगा। कलावती ऐसा सोचकर अपनी तीनों काली बहुओं को बुलाती है। तुम तीनों बहुत मेहनत करती हो और मैं हमेशा तुम्हें फिर भी डांटती रहती हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास है। और वैसे भी तुम तीनों बड़ी हो, हमेशा इस घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हो। मैं चाहती हूँ तुम अपने मायके कुछ दिन के लिए चली जाओ और आराम करके आओ। कलावती की ये बात सुनकर उसकी तीनों काली बहू बहुत खुश होती हैं
और अपना सामान पैक करके अपने मायके निकल जाती हैं। वहीं उनके जाते ही घर की सारी जिम्मेदारी मेघा और स्नेहा पर आ जाती है। कलावती घर के सारे काम उन दोनों से ही करवाती है, जिसके चलते उन्हें घर की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। माँ जी, हमारी जेठानियों को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। हमें उनकी बहुत याद आ रही है। आप उन्हें बुला दीजिए। हम दोनों जानते हैं माँ जी, आपने हमें सबक सिखाने के लिए ये सब किया है, लेकिन हमारी जेठानियों के बिना हम दोनों अधूरे हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया। बस मुझे इतना ही चाहिए था। कलावती की दोनों गोरी बहू लाइन पर आ जाती हैं, जिसके चलते वो अपनी तीनों काली बहुओं को वापस बुला लेती है। उस दिन के बाद से उसकी 5 बहू एक साथ मिलकर अच्छे से रहने लगती हैं।